के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्किन कंडीशन के हवाले से। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम नेगलेक्ट करते जाते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती हैं हमारे लिए ख़राबी की वजह बनती है। हम छोटी सी ऐसी चीज़ होती है जिसे छोड़ देते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, हमें होता है कि हमें नहाने के बाद अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी ऑयल लगाना है। जब हम अपनी स्किन को बिल्कुल ड्राई छोड़ देते हैं तो डिफरेंट स्किन कंडीशंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। इस हवाले से बात करेंगे हम। आज का टॉपिक जो है वो है चंबल। हम इस पे बात करते हैं कि खारिश, चंबल, धद्दर ये सब चीज़ें एक ही हैं, इनका इलाज क्या है और ये कैसे बनती है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और सेकेंडली हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। ये मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी आपको हमेशा की तरह। डॉक्टर कंज़ा, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की जो स्किन कंडीशन जो है ना वो ड्राइनेस का एक पैच बनता है, फिर उस पर हम खारिश करते हैं या कुछ लगाते नहीं हैं तो वो स्किन कंडीशन आगे बढ़ती जाती है। यही चंबल यहाँ से शुरू होती है या कुछ और होता है? ये जी इकरा, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं ना तो वो किसी भी रेड पैच को जिसके ऊपर खारिश हो रही होती है उसको चंबल कहते हैं। अच्छा। अब हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसको चंबल कह रहे हैं। चंबल के लिए कोई ख़ास डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सोराइसिस को चंबल कहते हैं, कुछ लोग एक्जिमा को चंबल कहते हैं, कुछ इवन फंगल इन्फेक्शन को भी चंबल कहते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो रेड पैच से शुरू होती हैं और इसके ऊपर वाइट वाइट स्केल आते हैं और ख़ारिश भी होती है। तो इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना एक डर्माटोलॉजिस्ट का काम है कि एक डर्माटोलॉजिस्ट की आंख देख के बता सकती है भाई ये सोराइसिस है, ये एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि तीनों का इलाज जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए उनको जब तक आप डर्माटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाएंगे और उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे वो भी फैलेगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें फैलने वाली हैं। फंगल इन्फेक्शन भी फैलता है, एक्जिमा भी फैलता है और सोराइसिस भी फैलती है अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि किसी मुस्तनिद डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और दिखाएं कि आया ये कौन सी वाली चंबल है, सोराइसिस वाली चंबल है, फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है। इसकी भी कोई सिम्टम्स होती हैं चंबल में? कोई स्पेसिफिक कोई फंगल इन्फेक्शन या ऐसा कुछ होता है या देखने से कुछ समझ आ जाए आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेम जो एक्जिमा, सोराइसिस यहाँ पे डिफरेंट जो है उसकी क्रीम्स जो है उस पर लगा रहे होते हैं जो स्किन कंडीशन नहीं होती है। जी बिल्कुल जी, कुछ मेजर निशानियाँ हो सकती हैं। जैसे सोराइसिस की अगर बात करें तो सोराइसिस हमेशा आपकी कोहनियों और घुटनों से शुरू होता है, मोस्टली 90% केसेस में। वैसे तो सोराइसिस की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो 90% लोगों को यहीं से शुरू होगा, एक आपका रेड कलर का वेल डिफाइंड पैच होगा, मतलब बिल्कुल गोल टिक्के जैसा, जैसे आपका कॉइन्स होते हैं इस तरह का एक निशान होगा जिसके ऊपर वाइट स्केल होता है और उस स्केल को जैसे ही लोग उतारते हैं तो नीचे से पिन पॉइंट ब्लीडिंग के निशान आपको नज़र आते हैं, हल्की ब्लीडिंग नज़र आती है। तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक निशानी होती है कि ये सोराइसिस है। अब सोराइसिस को अगर इलाज ना किया जाए तो वो फैलती है बॉडी के ऊपर। दूसरा फिर एक्जिमा है। एक्जिमा जो है वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट से शुरू हो सकता है। लाइक आप देखें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोहनियों से या घुटनों से शुरू होगा, वो आपके फेस से भी शुरू हो सकता है, वो किसी भी बॉडी पार्ट से शुरू हो सकता है। अब एक्जिमा या एलर्जी जो है, जिसको आम ज़ुबान में हम एलर्जी कहते हैं, उसकी बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग जो हैं वो फोटो एलर्जिक होते हैं, धूप से एलर्जिक हैं तो उनको फेस से शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो सब्जियाँ काटते हैं तो सब्जियों से एलर्जी हो जाती है तो वो हैंड से शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के साबुन इस्तेमाल करते हैं या नहाने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत हार्श होती हैं बॉडी के ऊपर, तो नहाने के फ़ौरन साथ ही खारिश शुरू हो जाती है। तो ये आपको सिम्टम से पता चल जाता है कि ये एक्जिमा है या सोराइसिस है। अब फंगल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो फंगल इन्फेक्शन भी बिल्कुल एक राउंड या कॉइन टाइप लीजन होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन वो सेंटर से खाली होता है, बिल्कुल उसका एक रिंग बना होता है, इसीलिए उसे आम ज़ुबान में हम रिंग वर्म भी कहते हैं। तो रिंग वर्म जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। अब फंगल इन्फेक्शन का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें हमने एंटी फंगल ट्यूब्स देनी होती हैं या एंटी फंगल खाने वाली दवाइयाँ देनी होती हैं। तो ये तो मेजर निशानियाँ हैं जो मैंने बता दी आपको, लेकिन फिर भी एक डर्माटोलॉजिस्ट की आंख ही बता सकती है कि ये एक्चुअल में है क्या। बिल्कुल इस तरह से यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर उसको बिल्कुल ट्रीट ना किया जाए कि कौन सी पट्टी आज बांधनी है, कौन सा आज घर में टोटका करके उसको ट्रीट करना है। अच्छा, हम देखते हैं बचपन में हमारे यहाँ पे या यहाँ पे गोल, जैसे आप कह रहे हैं ना दायरा सा, जैसे हम कहते हैं धद्दर सी बन जाती थी जी। वो भी सोराइसिस में आती है, वो बिल्कुल इस तरह से डॉटेड, जैसे हम हाथ पे मेहंदी का वो लगाते हैं वैसे ही निशान होता था? नहीं इकरा, बिल्कुल भी नहीं। अगर अक्सर बच्चों को खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से फेस पे पैचेस बनते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी सोराइसिस लेबल नहीं करना, क्योंकि सोराइसिस एक अलग डिजीज़ है जो कि लंबे अरसे तक चलती है और उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। सोराइसिस ऑल्दो वेरी कॉमन, 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन को सोराइसिस होती है, लेकिन सोराइसिस एक
अलग बीमारी है और उसको मुसलसल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो नॉर्मल पैचेस हमें बच्चों के देखने में मिलते हैं, फेस के ऊपर बन गया, इधर बन गया, उधर, वो ड्राइनेस के पैचेस होते हैं। अक्सर माएँ आके कहती हैं कि मेरे बेटे को कैल्शियम की कमी हो गई है, तो वो कैल्शियम की कमी भी नहीं होती, वो जस्ट ड्राइनेस का पैच होता है। उसको अगर आप मॉइस्चराइज़ करना शुरू कर दें, सिंपल किसी भी मॉइस्चराइज़र से, पेट्रोलियम जेली से, या घर में बालाई ही दूध की उतार के उसे मॉइस्चराइज़ करना शुरू कर दें, तो सरसों का तेल ही लगा लिया जाए। सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है, बस सरसों के तेल से एक चीज़ का ख्याल रखने के, लगा के धूप में नहीं जाना आपने, क्योंकि फोटो एलर्जिक होता है सरसों का तेल। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को मालिश की और सर्दियों में धूप में बिठा दिया। यस, तो उनको बेचारों को एलर्जी होती है, फिर वो रोते हैं धूप में और रंग अलग डार्क हो जाता है, उनका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाता है। तो इसलिए सरसों का तेल लगा के धूप में नहीं जाना, वैसे करें, मालिश करें, घर अंदर रहें, धूप से बचे रहें। वल्लाह, हमारे साथ जुल्म होता रहा है इसका मतलब। बचपन में यही सभी हम देखते आए हैं, अभी भी ऐसे ही सीन चल रहा है। नानियाँ दादियाँ बिल्कुल ऐसे करती हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम कोहनियों से और घुटनों से जो है वो सोराइसिस मेजरली स्टार्ट होता है, तो हम यही हिस्सा है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसको मॉइस्चराइज बिल्कुल नहीं करते हैं। हम अपनी कोहनियों को बिल्कुल भी नहीं, हम देखते हैं मॉइस्चराइजर लगाना या उधर लगाना है, घुटनों पे लगाना है, या इवन टखनों पे भी नहीं हम उसको लगाते हैं। उसके बाद से इस पे अलग से ड्राइनेस आती है। तो इस कंडीशन से या किसी भी स्किन कंडीशन से बचने के लिए जिसम को मॉइस्चराइजर अगर रखें, हम अपने मॉइस्चराइज रखें, तो कितने % जो है चांसेस होते हैं कि आप इससे थोड़ा सा बच सकते हैं? बहुत 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 ही ज़रूरी बात आपने की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप घर में कर सकते हैं सोराइसिस या किसी भी चंबल से बचने के लिए, वो ड्राइनेस को अवॉइड करना है। तो अगर आप किसी भी एरिया को मॉइस्चराइज रखेंगे ना, तो वहाँ पे पैच बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, ड्राइनेस ही नहीं होगी, तो पैच इनिशिएट ही नहीं हो सकता वहाँ पे। तो आप बहुत अरसे तक प्रिवेंट भी कर सकते हो उसको। अगर आप सोराइसिस के मरीज़ हो तो इवन तब भी हम कहते हैं कि आपने मॉइस्चराइज रखना है। ड्राई स्किन के ऊपर सोराइसिस के पैचेस, एक्जिमा के पैचेस बहुत जल्दी फैलते हैं और आने की वजह भी ड्राइनेस ही होती है, तो इससे मॉइस्चराइजेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही हो गया। अच्छा, अगर हम देखते हैं एक्जिमा और स्कैबीज, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्केबीज़ जो है वो एक इन्फेक्शन है, स्केबीज़ की माइट होती है और ये मुतादी ख़ारिश है जो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसमें तो हमें बिल्कुल सेक्लूड करना पड़ता है। जिस को भी घर में स्केबीज़ हो जाए, उसके कपड़े, उसकी बेडशीट्स, उसके सोने का मैट्रेस, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, या तो वो उबले हुए पानी में धुलती हैं या फिर वो उनको फेंकना पड़ता है, राइट? मतलब इतनी जल्दी ये चीज़ें फैलती हैं? ये स्केबीज़ बहुत जल्दी फैलती है, और स्केबीज़ अगर एक घर में आ जाए तो उसको हमने देखा है साल लग जाता है निकलते हुए, क्योंकि एक पेशेंट को हुई और अभी दूसरे को सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए थे लेकिन ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो एक पेशेंट ने खुद को ट्रीट कर लिया, वो ट्रीट हो गया बेचारा, 1-2 महीने के बाद दूसरे को निकल आई, उसको ट्रीट किया तो तीसरे को निकल आई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस घर में भी स्केबीज़ हो, सारे अफराद का एक साथ ट्रीटमेंट होगा। तो वो एक बस लगाने वाला लोशन होता है, वो रात को लगा लेते हैं तो सारे लोग ट्रीट हो जाते हैं। तो स्केबीज़ एक मुतादी ख़ारिश है जो एक से दूसरे को फैलती है, लेकिन सोराइसिस या चंबल ये एक से दूसरे को बिल्कुल भी नहीं फैलती। ये लोग बहुत एक दूसरे को अक्सर सोराइसिस अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी इसको ये स्किन कंडीशन है तो हमें लग जाएगी। तो सोराइसिस या चंबल या जो आपका एक्जिमा है, ये एक से दूसरे को बिल्कुल भी नहीं लग सकता। इसलिए उन लोगों का ख्याल भी रखें, उनके साथ थोड़ी हमदर्दी भी रखें, क्योंकि उनकी ऑनगोइंग मुसलसल रहने वाली कंडीशन है, कभी वर्स भी हो जाती है, तो उनका ख्याल रखें। लेकिन स्केबीज़ वाले मरीज़, उसमें सारा घर ट्रीट होगा। लेकिन फिर भी जो भी इन्फेक्टेड होता है एरिया, उससे एहतियात रखी जाए, बच्चों को छूने से परहेज़ किया जाए, या थोड़ी सी जो एहतियात होती है जी, वो ऑब्वियसली हर पेशेंट जगह के रखनी लिए है कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि उसकी स्किन इरिटेटेड है। अगर कोई बच्चा आके अपनी गंदी उंगली वहाँ लगा देगा तो वहाँ इन्फेक्शन पेशेंट को होगा, बच्चे को नहीं होगा। ओके, हाँ, यही आप समझाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, हम देखते हैं जैसे अभी हमारी गर्मियाँ हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो किचन में रहती हैं या बाहर जाती हैं, या पब्लिक टॉयलेट बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे लेग्स एरिया में जो है वो रेड पैचेस जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं बहुत सारी ख़वातीन के। उसकी रीज़न क्या है? ये भी जो है हमारे हाइजीन ना होने की वजह से बनती है, या फिर ये भी ड्राइनेस की वजह से बनती है? अच्छा, जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ता है हमें। डर्मेटोलॉजी की ओपीडीज़ में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। ये ना इन्फेक्शन है, ना ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ये ना हाइजीन है, ये पसीना है, ये अक्लूजन है कि जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपके जो बंद एरियाज़ हैं जहाँ पे मुसलसल पसीना आता रहता है और हवा का गुजर नहीं होता, वहाँ पे जो ओवरवेट है लेडीज़, ओवरवेट ख़ास तौर पे आप देखेंगे तो उनमें अक्लूडेड एरियाज़ में जहाँ से हवा नहीं गुजर रही, अक्सर ओवरवेट लोगों में ऐसा होता है, वहाँ पे पसीने की वजह से एक एनवायरनमेंट बन जाता है नमी वाला, तो वहाँ पे फिर वो एक अजीब नमी और वो सब चीज़ें मिल के फंगल इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देती हैं। तो वो सब पसीने और नमी की वजह से होता है। वो किसी
किसी ऐसी चीज़ की वजह से नहीं कि कहीं से बाहर से लिया आपने या इस तरह से, वो आपका ही पसीना है। तो उसमें आपने क्या करना है कि एक तो ये कि लाइट वेट क्लोथ्स पहने, अपनी ऐसी जगह जहाँ पसीना आता है उनको बार बार ड्राई करें, ड्यूडेंट्स का इस्तेमाल करें, तो आप ऐसी बहुत सही कंडीशन से बच जाते हैं। बच सकते हैं जी। अच्छा, जिससे भी हमने जितनी भी स्किन कंडीशंस को डिस्कस किया है, चंबल हो गया, एक्जिमा, स्कैबिस, इन सब चीज़ों से, अच्छा हम ये तो नहीं कह सकते सबका एक कंक्लूजन निकाल कर बता दिया जाए, लेकिन इनके अलावा हम अपने हाइजीन की जो मेजर टिप्स होती हैं जो आप बताना चाहेंगी कि इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम निगलेक्ट करते हैं या फिर हम कहते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ चोंच लें। अच्छा, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं हाइजीन के, वो तो यही है कि सब ने डेली शावर लेना है, सब ने डेली टूथब्रश करना है। तो बेसिक शावर लेने से ही आपके जो 70-80% जर्म्स हैं वो निकल जाते हैं आपकी बॉडी से, और उसके ऊपर अगर आप मॉइस्चराइज़र की एक लेयर लगा लेंगे तो आप अगर बाहर भी जा रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो आपने कैच करना था वो भी आपकी स्किन पे एक बैरियर आ जाता है, तो आपको एलर्जीज, एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। दूसरा ये कि गैर ज़रूरी हाथ ना लगाएं जब आप बाहर हों, तो आप गैर ज़रूरी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको हाथ ना लगाएं, रेलिंग्स को पकड़ के ना चढ़ें। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है जब मैं आउटडोर्स हूँ तो मेरी मतलब हाथ मेरे ऐसे साथ हों, कहीं इधर उधर ना लगाएं। लाजमी तौर पे जो बाहर हैं चीज़ें उन पे गर्दो गुबार भी है, डिफरेंट तरह के लोगों ने वहाँ टच भी किया होगा, तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। तो नॉन टच टेक्निक से बाहर चलें, और जैसे ही घर वापस आएँ तो चेहरा और हाथ खास तौर पे ज़रूर सादा पानी से वॉश कर लें, लेकिन ज़रूर वॉश करें। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं मार्केट में ऐसे सॉप्स भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जो जरासीम ख़त्म करते हैं, जिनमें ये जो होती है एक्सपर्टीज़ मौजूद होती हैं, ये जो खारिश के लिए साबुन बनाए जाते हैं उनमें डेटॉल, ये सब चीज़ें बहुत आम होती हैं। कहते हैं ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए हमें, ये हमें ड्राइनेस कर देते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? या बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, हल्की सी खारिश हुई या हल्की सी स्किन कंडीशन आई तो सॉप जो है ना वो इस हवाले से वो बाय करना शुरू कर देते हैं। जी, और उससे कंडीशन और वर्स हो जाती है। वर्स हो जाती है क्योंकि देखें ये सारी चीज़ें जैसे अभी हमने बात की कि आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्शन की लेयर नहीं है, जब तक मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आपके मसले स्किन के बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे सोप्स जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके नॉर्मल फ्लोरा, हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी स्किन के ऊपर एक नॉर्मल जरासीम रखे हुए हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो खड़े किए हुए हैं अल्लाह ने। तो जब हम एंटीबैक्टीरियल सोप्स लगाते हैं तो एंटीबैक्टीरियल सोप्स को ये पता नहीं होता कि ये मेरे अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वो हर तरह के बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है, तो आपकी प्रोटेक्शन ऊपर से उतर गई। थोड़े दिनों में इरिटेशन शुरू हो जाती है, ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस शुरू हो जाती है, और जो जिस ड्राइनेस की वजह से आपने एंटीबैक्टीरियल सोप लिया था वो 10 टाइम्स वर्स हो जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे आपको स्किन इरिटेशन है वहाँ पे आप प्लेन वाटर यूज़ करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीबैक्टीरियल सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लें, सिंपल मॉइस्चराइज़र। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है आप ऑयल लगा लें, बलाई लगा लें, दैट इज़ बेटर देन एवरीथिंग। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने वो सॉप्स वगैरह बचपन में उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी खूबसूरत होती थी और इतना मज़ा आता था वो देखने के लिए, तो हमें लगता था ये लाजमी हमने बाय करना ही करना है। या स्कूल बच्चे जा रहे हैं घर आकर उसको उन साबुन से या डिटॉल भी पानी से, एक बहुत कॉमन है, इसको इससे नहलाया जाए या सब चीज़ें की जाए। अच्छा, हम देखते हैं जिसे आपने कहा चंबल का जो मरीज़ है वो अपना जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको क्लीन कैसे करे, नीम गर्म पानी के साथ, डेटॉल के साथ, उसके लिए कोई हाइजीन टिप या किस तरह से जूता इस्तेमाल करें? मोस्टली मैंने देखा है पैरों में उनके बहुत प्रॉब्लम होती है या हाथों में इस साइड पे रहती है। जी जी। अच्छा, अब इकरा अब एक ब्रांड का नाम बार बार ले रही हैं, हम ओपीडी में तो सख्ती से मना करते हैं ये मुझे बैन ना कर दें, लेकिन आपने कोई भी ऐसी एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं करना फॉर सोराइसिस और फॉर एनी स्किन कंडीशन, क्योंकि आपकी स्किन बिल्कुल ओपन है, आप जो भी लगाओगे वो ऐसे है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है, कि आपने खुले ज़ख्म के ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दिया, उसको नहीं ज़रूरत, उसकी स्किन को सूद करने की ज़रूरत है विद अ मॉइस्चराइज़र और एनी सूदिंग एजेंट। कुछ हमारे मेडिकेशंस होती हैं, तो आपने सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करना है, ठीक है, उसमें एंटीबैक्टीरियल कोई स्पेसिफिक सोप्स डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हाँ मेडिकेटेड आते हैं लेकिन दे आर वेरी माइल्ड, उनमें कुछ एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं, वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं फॉर स्किन, तो उनके तो अभी मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि प्लेन वाटर यूज़ करें, और उसके बाद जो आपका वेट हो एरिया उस पर जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको क्रीम दी हो वो वेट एरिया के ऊपर लगाएं, तो वहाँ से आपकी गीली स्किन से मेडिसिन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है चंबल? जैसे हम अगर सोराइसिस को चंबल कह रहे हैं तो सोराइसिस ही चंबल है। सोराइसिस ही चंबल है, तो उसमें हम घुटनों के ऊपर वाले एरिया से, इसमें सिर्फ घुटने नहीं आते, ये यहाँ से लेके आपके टखनों तक, शिन का पूरा एरिया
ठीक है। और इसी तरह यहाँ आपकी कोहनी से लेके हाथ तक का पूरा एरिया, चंबल 90% यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन चंबल की और बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे कुछ स्कैल्प की चंबल होती है तो आपको एक्सेसिव ड्राइनेस होगी, इतनी ड्राइनेस होगी कि फ्लेक्स उतरेंगे और जब वो खारिज करेंगे खून भी निकलेगा स्कैल्प से हल्का हल्का। तो वो सिंपल डैंड्रफ नहीं है, वो चंबल है, वो स्कैल्प सोराइसिस है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। फिर बच्चों में जो है वो कभी जैसे फेस से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वेरी अनकॉमनली। फिर कभी नेल सोराइसिस भी होती है, नेल्स पे भी आती है। कभी जैसे आपने कहा है कि जो हमारी पोशीदा जगह होती हैं वहाँ से भी सोराइसिस स्टार्ट होती है। तो सोराइसिस की काफ़ी किस्में हैं, 10-15 किस्में हैं। तो अगेन जो भी एक हमारे जिस्म पे अगर कोई सोराइसिस का पैच है तो वो हमारे दूसरे जिस्म के हिस्से पे तो नहीं आएगा, फैलता तो नहीं जाएगा? वो नहीं फैलेगा, लेकिन ये आपकी स्किन की डिजीज़ है, तो आपकी स्किन का बैरियर ख़राब है, तो कहीं पे भी निकल सकता है ना, मतलब वो फैलेगी। ठीक है। ये आपके समझे, जिसे कहते हैं कि मेरे खून में बीमारी आ गई है, तो इसको खून की बीमारी तो नहीं कहा जा सकता, स्किन की है, लेकिन सोराइसिस फैलती है। मतलब यहाँ से शुरू हुई है तो फैल के नीचे तक जाएगी, यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ तक, फिर कमर के पिछले हिस्से में सोराइसिस स्टार्ट होती है। सोराइसिस कभी भी आपके फ्रंट वाले हिस्से में नहीं आती, ठीक है, बाही वाली जगहों पे आती है। तो कितना टाइम लगता है इसको ट्रीट करने में या ट्रीट होने में? कब तक ये बिल्कुल, अगर हम इसका ठीक मुस्तनद, जैसे आपने कहा डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, तो इसको ट्रीट होने में कितना टाइम लग जाता है? नहीं तो मैंने देखा है कि साल जो है 10-10 साल से लोग जो है इस कंडीशन में है। जी, सोराइसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब है इसने चलना है, जैसे डायबिटीज़ होती है ना, शुगर होती है, तो आपने अंडर कंट्रोल रखना है। तो जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं 1 से 2 हफ्ते में आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही आपको 1 या 2 लीजन्स निकले हैं, आप फ़ौरन से ट्रीट करा लें ताकि वो फैले नहीं। जब एक दफ़ा पूरी बॉडी पे फैल जाती है, फिर तो हमें खाने वाली दवाइयाँ और मुसलसल दवाइयों पे रखना पड़ता है। पेशेंट को आर्थराइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए जैसे ही निकले उसे फ़ौरी इलाज करा लें, तो फिर फैलने के चांसेस नहीं रहते। दूसरा ये कि इसकी कुछ ड्यूरेशन होती है, कुछ लोगों में 10 साल चलती है, कुछ लोगों में 20 साल चलती है, तो इसको अंडर कंट्रोल ही रखना है आपने, ताकि आपके डेली रूटीन को अफेक्ट ना कर सके। तो इस सिलसिले में खुराक का भी कोई ख्याल रखना होता है कि कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है और इसका इस्तेमाल जो है हमने जारी रखना है? जी बिल्कुल, कुछ खुराक उस पर बहुत रिसर्च हुई है, कुछ खुराक जो है वो आपकी सोराइसिस को वर्स कर देती है। उसमें फाइन कार्ब्स हैं, शुगर्स हैं। आपको पता है शुगर्स तो हर चीज़ को वर्स कर देती है, तो आपकी सोराइसिस को भी शुगर्स, फाइन कार्ब्स, मैदे की रोटी या ये जो बेकरी आइटम सारे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ कहते हैं गार्लिक, लहसुन से आपकी चंबल बहुत वर्स होती है, वो आपने नहीं लेना। लेकिन हम सोचते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको खाना चाहिए, इससे ज़रा ठीक हो जाएगा, जो एक मिथ बनी होती है ये सब चीज़ों। अच्छा, इसके अलावा आपकी जनाब होती हैं ये दर्द की दवाइयाँ, एनसेड्स जैसे डिस्प्रिन या इस तरह की चीज़ें, लोग अक्सर डाइक्लोरान इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उससे चंबल बहुत वर्स हो जाती है। तो दवाइयाँ और खाने, ये आपने इनका ख्याल रखना होता है सोराइसिस में। इसके अलावा आपने कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को स्मोकिंग से वर्स होती है, तो अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को जैसी गर्मियाँ आती हैं वर्स हो जाती है, तो गर्मियों में आपने धूप से डायरेक्ट एक्सपोजर से अवॉइड करना है। कुछ लोगों को सर्दियों में एक्सट्रीम ड्राइनेस से वर्स होती है, तो अगेन मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है। ये हर एक का डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल के डिफरेंट ट्रिगर्स हैं सोराइसिस के या चंबल को वर्स करने के। तो हर पेशेंट को खुद पता होता है आफ्टर सम टाइम कि मुझे इस चीज़ से ख़राब हो जाता है, तो आपने उस चीज़ को जितना आप कंट्रोल रखोगे, उसको अवॉइड करोगे, आपकी स्किन बेहतर रहेगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंज़ा। लास्ट मिनट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने देखने वालों को? जी, सोराइसिस के हवाले से ही मैसेज है कि सबसे कॉमन जो मेरे पास आता है ना, वो ये होता है कि घर में किसी को सोराइसिस है तो सारे लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे मियाँ को है, बीवी अवॉइड करेगी, बीवी को, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि एक से दूसरे को नहीं फैलती। आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक दूसरे के ख्याल रखने से ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। तो सोराइसिस बिल्कुल भी मुतादी बीमारी नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है, इसमें एक से दूसरे को नहीं फैलती, इसमें कोई आपको कपड़े मैट्रेस अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लास्ट आप मैसेज दे रही थी तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानगी हुई है। ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके हस्बैंड वाइफ जो आपस में अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको, और वो डिस्कस भी नहीं करते इतना। मतलब अब एक बाहर चला जाएगा, दूसरा मुझे कहेगा कि इस तरह से कि तो मुझे तो नहीं लग जाएगी। तो चूँकि ये बताना बहुत ज़रूरी है मैसेज को कि ये नहीं लगेगी एक से दूसरे को। बहुत सारी स्किन कंडीशन इस तरह से नहीं फैलती, ये उनकी अपनी स्किन की ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उनकी स्किन ने ही उनके साथ ख़राबी की है, ये आपको नहीं लगेगी उनसे। इसे एक दूसरे का ख्याल रखें। बिल्कुल इस तरह से है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंज़ा प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी बेहतरीन अवेयरनेस देने के लिए।